स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप दहाड़ देख रहे हैं। 6 बज चुके हैं। हर रोज शाम को 6 बजे यहीं भारत 24 पर आपसे मुलाकात होने वाली है। एक बार फिर ठीक इसी वक्त आज चर्चा सियासत महाराष्ट्र की किस ओर जा रही है, इस पर मैं आपके सामने कुछ ऐसे तस्वीरें और कुछ ऐसे आंकड़े रखने वाली हूं जो ये बताएंगे कि अभी महाराष्ट्र की पिक्चर बाकी है। जिस शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, जिसे पटखनी देना किसी के बूते की बात नहीं थी, वो आज अपने भतीजे से पहले राउंड में हारे हुए दिखाई दिए। स्कोर बोर्ड पर विधायकों की संख्या अजीत पवार के पास 31 प्लस है। शरद पवार के मंच पर गिनती लगभग 16 विधायकों की दिखी। चाचा भतीजे की सभाओं के बीच मैं बता दूं 70 किलोमीटर का फासला था, लेकिन मन में कई हजार किलोमीटर का फासला आ चुका है। मोर्चा इस तरफ भतीजे अजीत पवार ने संभाला हुआ था, अपने चाचा को रिटायर होने की हिदायत दे रहे थे, कह रहे थे कि 83 साल की उम्र हो गई है और अब इसे उन्हें आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने वादा किया था कि सुप्रिया सूले को वो अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन वो मुकर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि शरद पवार को आज बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन वो जब 2014 में 2019 में बीजेपी के संपर्क में थे और सीटों तक का बंटवारा, पोर्टफोलियो तक की बात हो चुकी थी, तो आज मेरा बीजेपी के पास जाना उन्हें क्यों खल रहा है। दूसरी तरफ शरद पवार आते हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ये कहती है कि अभी मेरे बाबा में बहुत जान है, और दूसरी तरफ शरद पवार ये कहते सुनाई पड़ते हैं कि सच्चा खरा सिक्का तो मैं हूं, मेरी फोटो के बगैर एनसीपी और उस घड़ी के निशान को कोई पहचानेगा नहीं, और इसीलिए मैं हूं, मेरी पार्टी है, एनसीपी है, जिसको जाना था वो चले गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी क्लियर तस्वीर ये निकल कर नहीं आई है कि कौन इस ताकतवर है। दल बदल कानून की अड़चनों से इस वक्त अजीत पवार को गुजरना होगा, और दूसरी तरफ जिस तरफ गए हैं या जिस दिशा में गए हैं, वहां शिंदे गुट कोई बहुत प्रसन्न नहीं है। बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप तमाम विपक्षी पार्टियां इस पूरे मसले को लेकर लगा रही है, और आज इसी पर दहाड़, लेकिन पहले वार पलटवार। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। काय प्रतिक्रिया आहे की जर जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं। या अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता ठेवायला। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये हमने किसी से नहीं, हम ही से वादा किया है। ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील। लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार। अरे आदरणीय शरद पवार साहब की उम्र है 82-83। आज भी एक शेर की तरह वो लड़ रहे हैं और शेर की तरह ही वो लड़ेंगे। तो शिवसेनाची आयडियोलॉजी जेव्हा आपण स्वीकारू शकतो, आपण त्यांनी मिठी मारू शकतो, मग आपण भारतीय जनता पार्टीकडे आपण का बघू शकत नाही।
अभी तो बहुत राउंड होने बाकी हैं। राम कदम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। प्रेमचंद मिश्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा मलिक जी जुड़ चुकी है, जो कि इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एनसीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके का खेला चल रहा है, तिवारी जी, क्या लगता है, चाचा आगे कि भतीजा? नहीं, ऐसा तो शरद पवार जी की जिंदगी में बहुत बार हुआ। और जिस प्रकार की बीजेपी राजनीति कर रही है, म्हणजे 14 के बाद की, उसमें ये सब तक स्वाभाविक था और ये पिछले 6 महीने से चल रहा था। लेकिन आज वो कहते थे 42 है वगैरह, लेकिन वैसे नहीं हुए ना। अभी भी वो डिस्क्वालीफाई होने को जा रहे हैं। लेकिन शरद पवार जी या वो रहे या उद्धव जी रहे, ये सबकी स्क्रिप्ट, सबकी पार्टियां तोड़ने की स्क्रिप्ट तो बीजेपी लिख रहा है। अभी बीजेपी के कोई है नहीं तो मैं क्या बोलूं, लेकिन ये स्क्रिप्ट तो अच्छा, एक सेकंड किशोर तिवारी जी, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछती हूँ। खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, लेकिन अब और छोड़िए, चलिए परिवार की मैं बात नहीं करती हूँ। आप एक पार्टी बना देते हैं, वो पार्टी में आपका एक राइट हैंड मैन या आप ही का भतीजा अगर वो पार्टी छोड़ के चला जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? दूसरी पार्टी पर कि उसके मुखिया पर, यानी आप पर? नहीं, ये देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का सवाल तब आता जब सब कुछ एथिकल रहे। लेकिन आपने पूछा है तो उसका वेरी स्पेसिफिक जवाब देता हूं कि उद्धव जी रहे या शरद पवार जी रहे, अब ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। ये मानसिकता बन गई। महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाई है और संसदीय चुनाव के लिए उनकी परिस्थितियां खराब थी, इसलिए थोड़ी स्ट्रांग होने के लिए उन्होंने एनसीपी का भी सहारा लिया है। लेकिन बीजेपी के बहुत बड़ा तबका इससे नाराज हुआ, एक बात। दूसरी बात, आज दिन भर तो चला, लेकिन शाम के वक्त अभी एकनाथ शिंदे मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे को तो लग रहा है कि उनको डंपिंग यार्ड में डाला जाएगा, क्योंकि ये अगर 36 लोग आ जाते हैं तो फिर उनका उपयोग क्या रहेगा। और ऊपर से मैंने अभी एक उनके प्रवक्ता ही कह रहे थे, आपने सुना भी, कि हम मिल बांट के खाएंगे, यानी इन्हें खाने के लिए ही बना है तो मिल बांट के खाएंगे। लेकिन रूबिका जी, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है और बीजेपी घर घर में झगड़े लगा रही है, अब ये जो झगड़ा लगाना और जिस प्रकार की भाषाएं तिवारी जी, मैं फिर आपसे एक सवाल पूछ रही हूं और उसका जवाब आप दें, उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेमचंद मिश्रा जी भी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी, शिवसेना की तरफ से किशोर तिवारी हो या प्रेमचंद जी, मुझे पता है सीधा आरोप बीजेपी पर लगेगा कि बीजेपी प्रेशर टैक्टिक्स कर रही है। पहले शिवसेना को तोड़ा, शिंदे को मनाकर, स्क्रिप्ट उन तक पहुंचाई, उन्होंने ये काम किया। इस बार अजीत पवार को स्क्रिप्ट पकड़ाई, उन्होंने भी एनसीपी को दो फाड़ कर दिया। नहीं, लगता है कि इसमें किशोर गलत नहीं कह रहे हैं, एहसास ही कराना चाहते। जब शिवसेना जनादेश के विपरीत भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर चली गई थी, तो उसी वक्त समझ में आ गया था कि उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं इसका असर लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। जब अजीत पवार मुंह अंधेरे जाकर शपथ लेते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ और उसके बाद शरद पवार ये के प्रकारेण वापस ले आते हैं, कहा ये जाता है कि ठीक है, ये अजीत पवार को चाचा जी ने भेजा था, चाचा जी बन गए चाणक्य। चाचा जी जो 5 जिले से एक ऊपर की पार्टी नहीं है, चाचा जी जो अपने बूते कभी महाराष्ट्र में सत्ता हासिल नहीं कर पाए, वो चाचा जी चाणक्य बन गए। तो फिर अमित शाह ने भी चाणक्य बन के दिखा दिया कि होता क्या है। इसमें कोई छिपी हुई बात थोड़ी है। जब शिवसेना गई थी तब भी उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था और आज जब एनसीपी जा रही तो भी है। लेकिन जो अजीत पवार ने कहा उसको सुनना चाहिए सबको। अजीत पवार कह रहे हैं कि अपनी छवि चमकाने के लिए हमेशा हमें गलत दिखाया गया, विलेन बनाया गया। तानाशाही थी उनकी पार्टी के अंदर, किसी को भी कहते थे, वो रोबोटिक अंदाज में पार्टी चलाते थे। कहते जब तुम चले जाओ हमारी छवि चमक जाएगी, अब तुम लौट आना। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे खड़ी है, लेकिन ये लड़ाई तो चाचा भतीजे की है। बरसों का अपमान किस तरह से नजर आ रहा है। प्रेमचंद जी, जरा इस बात पर आप अपनी राय रखिए, क्योंकि जब ये चाचा की तरफ से, भतीजे की तरफ से कह दिया जाए कि भाई स्क्रिप्ट तो चाचा लिख रहे थे, हम तो बस काम कर रहे थे और आखिरकार
पानी सर के ऊपर गया और ये फैसला लेना पड़ गया। ये सब आधारहीन बातें हैं, इनका क्या प्रमाण है? लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम घटा है वो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं देते हैं। बताइए, तो अजीब घटना हो गई कि कोई विरोधी दल का नेता है और अगले क्षण वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ओथ ले रहा है। ऐसा भी होता है क्या? नहीं प्रेमचंद जी, इस बीजेपी ने केस कर में तो दिखाया? 6 बार हुआ ऐसा है। कर सकते हैं। मतलब खासकर अजीत पवार जी के लिए प्रेमचंद जी 6 बार हो चुका है। जब भी हुआ, जिसने भी किया वो गलत किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर है रहते हुए, उससे 1 घंटा पहले आप अपोजिशन के लीडर हैं। क्या मतलब है? लोग पार्टी छोड़ के ज्वाइन भी नहीं करते, आगे सीधे मंत्रिमंडल में ओथ ले रहा है। तो ये लोभ प्रलोभन, इस तरह की जो राजनीति स्टार्ट किया बीजेपी ने, ये मैं समझता हूँ, ये मैं उस दिशा में कह रहा हूँ, ये अच्छे संकेत नहीं है। आखिर लोकतंत्र को क्यों कमजोर करने की कोशिशें हो रही है? जनता पर भरोसा नहीं है इनको। आप आम जनता के बीच में जाइए, उनका सपोर्ट लेते। अगर आपको कम एमएलए है, आप सरकार नहीं बना सकते हैं, तो ये कौन तरीका है कि आप दूसरे पार्टियों को तोड़ देते हैं और सीधे खुला प्रलोभन, आइए सीधे मंत्री पद से का वो मिनिस्टर बन जाइए। तो मैं समझता हूँ उस एंगल से सोचना चाहिए। यह कहीं से भी अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं की है बीजेपी ने, इसका अंत भी बहुत बुरा होगा। और आज न कल कभी देखिएगा, भविष्य बताएगा, बीजेपी को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। लोकतंत्र को कमजोर करके भारत में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं चला सकते। ओके प्रेमचंद जी, ये लेकिन हास्यास्पद चीजें लेकिन महाराष्ट्र ये में हो रही लड़ाई है, आपको और नहीं हमको लगता है कि ऐसी चाचा चीजें सावधान भतीजे होनी की चाहिए। है और बीजेपी पर इसका पूरा आरोप मर देना, इस पूरी की पूरी खबर से दूसरी दिशा में चले जाना है? नहीं, मतलब जब तक चाचा ये भतीजे आरोप नहीं मरा जा के रहा। साथ थे या अजीत पवार जब तक शरद पवार के साथ थे तब तक वो अच्छे थे, और आज जब बीजेपी के पास आ गए हैं तो ये माफ कीजिएगा, हाँ बीजेपी के साथ आ गए हैं तो अजीत पवार खराब हो गए हैं। स्वाभाविक है ना। आप हमारे पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर हैं, सदन में आप विपक्ष के नेता हैं, और आप सीधे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ओथ ले रहे हैं। अरे कोई दल बदल कानून वगैरह कुछ तो है। लोकतंत्र में कुछ तो बुनियाद होना चाहिए। लोकतंत्र में कुछ मान मर्यादा, कुछ लोक लाज होना चाहिए। सबको खत्म करने पर तुली है बीजेपी। आखिर आपने किस तरह से ओथ कराया? कब वो पार्टी छोड़ के गए? कब वो किसी दूसरे दल में शामिल हुए? आप सीधे बुलाते हैं, ओथ करा रहे हैं। यह दुरुपयोग है सत्ता का। सत्ता का दुरुपयोग है। मैं राम कदम जी का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, आप भी वही कह रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स है, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए डर के मारे वो सारे के सारे जो बीजेपी चाहती है वो कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं जवाब लूंगी सर, मैं जवाब लूंगी। सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एनसीपी की प्रवक्ता हैं, ईडी और राम कदम भी इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुरुपयोग हो रहा है। ओके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। राम कदम जी, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आरोप सीधा बीजेपी पर, चाचा भतीजे की लड़ाई में और कोई नहीं, आप ही हैं जिन्होंने करवाया है सब कुछ। देखिए, मूलतः 2 बिंदु है। जब भी इनके पास कोई दलील देने के लिए कोई जगह नहीं बचती और कोई दलील दे नहीं पाते कि जिस दलील को लोग स्वीकार करें, तब आकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप वो करते हैं। केवल मात्र इस बात का जवाब वो दे पाएंगे कि जितनी भी ईडी सीबीआई ने जांच किए हैं, बाद में लोग न्यायपालिका में गए हैं, क्यों न्यायपालिका ने राहत नहीं दी? अगर सब कुछ फैब्रिकेटेड है, आपने कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल साफ है, तो न्यायपालिका राहत क्यों नहीं देती? क्या न्यायपालिका भी सरकार ने खरीदी है, किसी दल की है? ऐसा नहीं होता। इसलिए आप केवल समझने का प्रयास करें कि हमारे दल में कोई शामिल होता है, हमारे सरकार में कोई शामिल होता है, इसका मतलब कतई ये नहीं कि उसकी इंक्वायरी बंद होगी। इंक्वायरी चलती रहेगी और उसमें दोषी अगर पाए जाएंगे तो दल से भी निकाले जाएंगे और सत्ता से भी हटाए जाएंगे। हमारे दल के लिए राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का उत्थान, ये प्रथम दायित्व है हमारे लिए। नहीं, पर ये राष्ट्र का उत्थान नहीं, राष्ट्र का उत्थान कैसे हुआ अगर करप्ट लोगों को आपने अपने साथ ले लिया तो? ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है ना। एक मिनट, नहीं सुन, जिन लोगों पर बीजेपी वालों ने खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मैं जवाब दे दूं, देखिए, 2 विकल्प होते हैं। इसका जवाब दे दीजिए। आपके नेताओं ने एनसीपी को एक ऐसा बताइए प्रेमचंद जी, जिसको एक ऐसा व्यक्ति विशेष बताइए जिसको न्यायपालिका ने राहत नहीं दी।
जो ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ी है उसको गिरफ्तार करने के लिए, और हमने उसको लिया है। एक उदाहरण बताइए, कोई भी उदाहरण नहीं है। इनका कहना है कि हमारे पास आने के बाद आप मुझे इससे कितना बता दीजिए, जो भी लोग हमारे साथ आए उसमें से कुछ लोग यही तो होंगे आपका जरूर। वॉशिंग उनका मशीन है। हमने- उनके देखिए उनके गलत कामों का ना हमने समर्थन किया है। अरे ये ना क्या करने बात का हुई कोई राम प्रश्न कदम जी, उठता नहीं। ये क्या बात हुई बताइए ना कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, आदमी अच्छा है, उसके गलत काम हम नहीं लेंगे, आदमी ले लेंगे। नहीं रूबिका जी, मैंने ये नहीं कहा। जब तक वो सारे आरोप साबित नहीं होते, हाँ। जब तक वो न्यायपालिका में जाकर के कि बाबा ये आरोपी है, इसको गिरफ्तार करके जेल में डालो, ये इस प्रकार की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती, ओके। तब तक आप किसी को अछूता कैसे कह सकते अरे हो? तो फिर वो आज आरोप भी विषय मत नहीं है। लगाइए ना। प्रधानमंत्री ने एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी क्यों प्रेम कहा? शुक्ला जी, नहीं, आज यह विषय है नहीं, कि प्रेमचंद एक जी व्यक्ति और बताया राम कदम जी। जिसकी इंक्वायरी प्रेमचंद जी बंद की, और ऐसा राम कदम जी, एक एक सेकंड उदाहरण रुकिए। बताइए। हाँ, उदाहरण दीजिएगा रूबिका प्रेमचंद जी, उदाहरण रूबिका दीजिएगा, रूबिका लेकिन जी, उससे 10 पहले सेकंड सुने। ओके रूबिका जी फाइन। केवल मात्र 10 सेकंड सुने। इनसे सवाल पूछिए कि एक उदाहरण बताए कि एक व्यक्ति की किसी की हमने इंक्वायरी बंद करी है। इंक्वायरी बंद करने वाले हम नहीं होते, वो प्रेमचंद एजेंसी जी। होती, पर बंद हुई, ऐसा बताइए एक उदाहरण एक उदाहरण दे है दीजिए। कोई? भैया आपने इंक्वायरी बंद नहीं करी, यही तो बीजेपी वॉशिंग मशीन का चमत्कार है, जिसको इनके नेताओं ने हाल तक भ्रष्ट कहा, भ्रष्टतम मंत्री का भ्रष्टतम नेता कहा। इंक्वायरी बंद होनी चाहिए। इंक्वायरी कहाँ भ्रष्टाचार बंद के हुई? गंभीर आरोप लगा, खुद नहीं, इंक्वायरी कहाँ बंद हुई? सुनिए आप सुन तो लीजिए, सुनिए खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है। आपके महाराष्ट्र के नेताओं ने उन लोगों को जिनका आपने ओथ करवाया है उसमें से कई लोगों को भ्रष्ट कहा, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन पर जांच चल रही है, उसके बावजूद आप सीधे लाके मंत्री बना रहे हैं। ये क्या भैया, ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है कि आप देश को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। पूरी बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। इनका जवाब दीजिए ना। रूबिका जी, मैं नाम इसीलिए कहा कि जो वॉशिंग मशीन आपकी है, वो आप कल तक आप भ्रष्ट कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन का कल नाम तक भ्रष्ट पूछती हूँ कर रहे हैं, उसको मंत्री बना रहे हैं। किशोर जी, आपको भी एक सेकंड रुकना होगा। डॉक्टर सीमा मलिक भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सीमा जी, सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन खेल तो आपकी पार्टी में हो रहा है ना मैडम। अब बीजेपी ने करवाया है, मतलब अजीत दादा जो हैं वो जो हैं, इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि उनको झुंझुना पकड़ाया जाएगा और वो जहां ले जाया जाना चाह रहा है ले जाए जाएंगे। कुछ तो होगा जो उन्होंने आखिरकार ये फैसला ले लिया। देखिए मैडम, आप ये बातें मेरे ख्याल से बहुत देर से ही लोग कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस तरह से अभी ये प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम देश निर्माण के लिए ये सब कर रहे हैं और किस लिए ये सब हो रहा है, और जो गलत परंपरा पड़ रही है जिस तरह से इस देश में, वो बहुत ही चिंता का विषय है। मैं आपको बताऊँ, इसको आप बहुत छोटे परिप्रेक्ष्य में मत लीजिए। आज जिस तरह की ये चीज़ें हुई हैं, और देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं इतने दिन से डिबेट्स करती थी, यही प्रवक्ता होते थे जो हमें इन्हीं नेताओं के लिए बोलते थे कि ये बहुत करप्ट हैं, एंड यू गाइज आर नेचुरली करप्ट पार्टी, एंड हम डिफेंड करते थे उनको हमेशा। और आज आप उनको सीधे मंत्रालय दे रहे हो बुला के, तो इस बात पे ये बात कौन नहीं समझता है? एक शायद छोटा सा बच्चा होगा तो भी वो भी समझ जाएगा इस बात को। तो इसके लिए हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज पूरा देश इन चीजों को समझ रहा है। और ये हमारे पास आए, वो करप्ट हुए, जब उनके पास थे तब ईमानदार थे। देखिए, ये कहना चाहती है एनसीपी की प्रवक्ता यहाँ पर। आपने कहा करप्ट, हमने तो उनको कभी करप्ट नहीं कहा सर, हमने कभी करप्ट नहीं किया। आपके कुछ नेताओं ने कहा, बीजेपी ने करप्ट कहा, आप लोग हमेशा कहते रहे, आपने हमेशा बोला ये बात कि वो करप्ट लोग हैं, वो करप्ट है, लेकिन आप अरे पर आपके पास कोई प्रूफ है कि वो करप्शन की वजह से ही वहां पर गए? करोड़ का घोटाला करा हुआ है। ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल बात है ना। ये तो आप कह रहे हैं कि करप्शन के चार्जेस और इसीलिए ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल। ये बात ये हाइपोथेटिकल नहीं है। अच्छा, अगर ये हाइपोथेटिकल नहीं है तो फिर तो सीमा जी, तो फिर ये भी हाइपोथेटिकल नहीं होगा ना, जहां अजीत पवार ये कह रहे हैं कि 83 साल के हो गए हैं शरद पवार जी, हर बार उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो दुनिया की नजर में गलत हो सकते थे और उसका खामियाजा हमने भुगता है, चेहरा हमारा आगे किया है। ये भी हाइपोथेटिकल नहीं है फिर तो? देखिए, इस बात का जवाब उनको पवार साहब ने दिया है और मेरा जवाब देने का इसमें कुछ होता नहीं है। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं कि इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, पर एक जो बड़े परिप्रेक्ष्य में जो बात है
वो मैं आपको बोल रही हूँ। और इस बात के लिए क्योंकि हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि ये किस वॉशिंग तरह से मशीन का ही उनको, चमत्कार तो है। हमेशा करप्ट बोला जाता था और किस तरह से जी। राम और कदम आज आप उनको मंत्रालय दे रहे हो सीधे बुला के, तो आप एक ये देखें ये नहीं, जो पर सीमा परंपरा जी, पड़ रही ऐसा है क्यों देश कर में, रही जब है आप कि आप शिवसेना के साथ बीजेपी हुआ था, हमने पर तब तो भी कहा था। टिप्पणी और करेंगी, लेकिन अपनी ही पार्टी पर लगे आरोपों पर टिप्पणी करने से बचेंगी? आप ये बताइए, क्योंकि शरद पवार ने खुद ये बात मानी है ना मैं कि अपनी सुबह पार्टी सुबह का जवाब जाकर जो है, शपथ लेने का फैसला उनका था। ये पवार गूगली थी साहब उनकी। ने इसका जवाब उनको दे दिया है। आपने भी सुना होगा ये बात, उन्होंने पवार साहब ने जवाब दिया है उनको, सुप्रिया ताई ने उनको जवाब दिया है। तो मेरा कुछ नहीं होता इसमें कुछ भी बोलने का। और मैं देखिए हम जहाँ तक जो हम आधिकारिक चीज़ है वही बोलेंगे। और ये आज जो भी रूबिका हुआ जी, मैं बहुत थोड़ा ऐड दुर्भाग्यपूर्ण है करना और बहुत दुख सबके मन में है इस बात के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रूबिका जी मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है देखिए तिवारी मैम, जी, जो मुझे ये पता सब है, उनको मुझे रिटायर कर पता दिया है। गया, अब ये भारतवर्ष है, इंडिया है। ये जो यॉकर इन यहाँ से चीजों को आया है कोई सवालों का, appreciate नहीं उसकी करता। अभी बैटिंग उनको आप करने जनता की में भी कोशिश जाना है, करेंगे। जनता में ये जवाब मैं देना समझ पड़ेगा गई इस हूँ। नहीं, बात ऐसा का। नहीं है। सीमा जी कोई अनकंफर्टेबल हो रही है appreciate सवाल नहीं का करता जवाब देने के भारतवर्ष लिए, और में। इसीलिए आप मैं आएंगे। बात सीमा जी कर एक रहा हूं। सेकंड, एक बड़ी खबर देना चाह रही हूँ दर्शकों को। ईसी ने यानी इलेक्शन कमीशन ने अजीत गुट की चिट्ठी मिलने की पुष्टि कर ली है। चिट्ठी में अजीत पवार को चुने जाने का जिक्र किया गया है, अध्यक्ष चुने जाने का जिक्र इसमें कर दिया गया है। कानूनी पहलू का ध्यान जो है वो रखा जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, यानी चुनाव आयोग की तरफ से ये बात कह दी गई है। तो अजीत पवार की चिट्ठी मिलने की पुष्टि चुनाव आयोग की तरफ से भी हो चुकी है। अजीत पवार आज इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद से जो शरद पवार है उनको अध्यक्ष पद से हटाकर अपना नया अध्यक्ष अजीत पवार ने चुना, लोगों के सामने इस बात को कहा और अब कार्य समिति की बैठक बुलाई है। उधर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कह दिया गया है कि हाँ, हमें चिट्ठी मिली है अजीत गुट की तरफ से। चिट्ठी में अजीत पवार को चुने जाने का जिक्र भी है और अध्यक्ष वो चुन लिए गए हैं, ये बात चिट्ठी में कही गई है। अब कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। जी तिवारी जी। नहीं, देखिए, मैं राम कदम को इतना विवश कभी नहीं देखा, क्योंकि राम कदम बड़े जो उस जमाने से उन्होंने बीजेपी को देखा है जब वो प्रमोद महाजन जी के सहकारी हुआ करते थे। ऐसा कभी नहीं था। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी को बता दो। देखो, मैं एक बता रहा हूँ कि जितनी इंक्वायरियाँ सक्रिय हुई थी उतनी इंक्वायरी एकनाथ शिंदे पैनल में जो लोग थे, उनकी पूरी अभी स्मूथ हो गई है। उन पर वारंट है, समन्स थे, और समन्स के नॉन अवेलेबल वारंट निकले थे। मैं नाम बताऊंगा ना, प्रताप सरनाइक हो गए। अब शिंदे साहब के सीए जो थे जोशी जी वो है, भावनाताई गौली जी है। मैं अभी बता रहा हूँ। अब आप कह रहे थे हसन मुशर्रफ जी, हसन सरासर झूठ है। एक मिनट मुझे बोलने दो ना यार, मुझे बोलने दो। आप अपनी बात रख लेना ना। कोई नॉन अवेलेबल वारंट राम नहीं है। कदम जी, दिखाइए यहाँ पर, राम कदम जी, मैं मौका दूंगी। एक बार किशोर जी को अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी काउंटर का। हाँ। देखो मैं अभी बता रहा हूँ क्या होता है कि अब हसन मुशर्रफ साहब पे मैंने तो आरोप नहीं लगाए थे, सारे आरोप किरीट सोमैया ने लगाए थे। उनकी पिटीशन पर इंक्वायरी हुई, उनके पिटीशन पर उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया। और मैं बता रहा हूं, अजीत पवार जी की भी पूरी कार्रवाई यह देवेंद्र फडणवीस के कंप्लेंट के बाद हुई। इरिगेशन का घोटाला भी देवेंद्र फडणवीस जी ने निकाला। और प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ के ये करप्ट लोग हैं और उन्होंने जो जो चीजें रखी, वो जो चीजें करने वाले लोग, अब ये छगन भुजबल की बात क्यों नहीं करते? वो तो चार्ज शीटेड है ना। तो आप टेंटेड लोगों को अगर मिनिस्टर बना दोगे तो मिनिस्टर बनने के बाद उनको प्रिविलेज रहेगा ना। और राम कदम जी जवाब दीजिए। नहीं था। रूबिका जी, पहली बात तो यहाँ पर ये उद्धव गुट के नेता सरासर झूठ बोल रहे हैं। श्रीमान प्रताप सरनाइक पर कोई भी नॉन अवेलेबल वारंट नहीं है, और यदि होता तो सार्वजनिक जीवन में इतने खुलेआम घूम नहीं सकते थे। ये सरासर झूठ है। और इनके पास यदि इनके पास आपके पास यदि कोई दस्तावेज है, उन्होंने बीच में नहीं टोका, आप भी मत टोकिए। हाँ,
आपके पास यदि कोई दस्तावेज है तो यहाँ पे प्रस्तुत करिए, कल का समय लीजिए, परसों का समय लीजिए, वरना एक दिन रूबिका जी के शो में आकर के माफी मांगिए कि अधूरे अध्ययन के आधार पर गुमराह करने का लोगों को प्रयास किया। अरे नहीं, दूसरा मैं बिंदु, आपको पूछ रहा ये हूँ, बार बार मैं आपको बार पूछ रहा बार हूँ। बार वॉशिंग ये मशीन एक का ही नाम क्या मुद्दे है, इतना पर बोल दो। भाई और साहब अभी मुझे जिलेबी बताइए, मत घोलो, सुन लो 4 MLA विवा- कैसे लाओगे? रूबिका जी, किशोर जी रुकिए ना, किशोर अरे जी अभी 32 ही हुए, मैंने 36 उनको आपके कैसे बीच में करोगे नहीं बताओ? बोलने दिया। 36, अब 36, आप भी तो 36, आप भी तो वही आपसे अरे भी तो वही 36 कैसे एक्सपेक्टेशन करोगे है ये ना बताओ? कि आप उनके अरे बीच में 32 नहीं ही है। बोलेंगे। रुकिए रूबिका ना जी किशोर जी 32 है, रुकिए। 36 किस रेट से करोगे? ओके रुक जाइए अब। हाँ राम कदम जी। देखो, इनके ये आयु से, अनुभव से ज्येष्ठ है, इनके मुंह से एक शब्द निकला, विवशता। विवशता महाराष्ट्र में कौन से राजनीतिक दल में है? श्रीमान उद्धव ठाकरे जी के गुट में है, जहां पर खून के रिश्ते के भाई से लेकर घर के नौकर चाकर से लेकर जो कद्दावान नेता है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वे सारे छोड़ करके चले गए। पर अहंकार की परिसीमा इतनी है, सब छोड़ जाने के बाद भी ये स्वयं कहते हैं कि जैसे बंदर गिरे ना, नहीं अभी भी हमारे पैर ऊपर है, टांग ऊपर है, उस प्रकार की ये सारी अवस्था यहाँ पर है। नहीं पर राम कदम जी आप आदरणीय मोदी जी के कौन सा 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर सवाल पूछिए। नहीं 10 बस सेकंड। नहीं आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं इनको सब छोड़ के चले जाते हैं, आपने कौन सा आश्रम खोल रखा है कि जो छोड़ के जाता है आप अपने आश्रम के दरवाजे खोल देते हैं कि आइए प्रभु हमारा दिल बड़ा है, आप आइए हमारे साथ रह जाइए, ऐसा क्यों सर? देखिए, अब राजनीतिक दल चला रहे, हमारा बिल्कुल जैसे मैंने कहा, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र उत्थान और हमारे लिए राजनीति एक सत्ता, ये केवल सेवा का माध्यम है। और इस माध्यम में कोई राष्ट्र निर्माण में कोई जुड़ना चाहता है, हाँ। हमारी बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार करके जुड़ना चाहता है, क्यों नहीं हम स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे। इसका कतई मतलब ये नहीं कि किस पर इंक्वायरी चल रही है वो बंद होगी। इंक्वायरी अपना काम करेगी, जांच एजेंसियां अपना काम करेगी, पर हमारी वो नहीं विचारधारा रुकेंगे। के साथ कोई जो जुड़ता जुड़ना है तो चाहता है स्वागत जुड़ता रहे। प्रेमचंद जी सुना आपने? नहीं रूबिका जी, मूल सवाल तो आपने उनसे ये पूछना चाहिए कि ये उनके लोग राजनीति उनको छोड़कर जा रहे एक तरह से बेशर्म उसका चेहरा होता आत्मचिंतन जा रहा वो है, जो करेंगे नहीं बीजेपी ने करेंगे? करवाया है। ये एक्चुअली ईडी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट चल रही है, जो उनको माध्यम आगे करके ये लोग काम कराते हैं। कल तक अपोजिशन एक लीडर जगह था, पे सीधे एक 1 घंटे के अंदर अच्छे चीफ गद्दार मिनिस्टर नेता सीएम इनको छोड़ कैसे के बने? जाते हैं, नहीं, उसके एक बाद सेकंड, में नहीं, हमारी आप एक आलोचना बार सुन करेंगे। लीजिए। अरे क्यों आपसे छोड़ जितना के गए बताइए, आपको? प्रधानमंत्री ने जिसे खुद भ्रष्ट पार्टी का, उसके नेताओं रूबिका पर जी ने- भ्रष्टाचार के आरोप आपके रूबिका नेताओं ने जी ने लगाया। आप दोनों को आज स्क्रीन पे रख रहे परिषद में हो। लिया है। 30 ये क्या सेकंड पर्पस रुकिए है? ना, ये नेता कोई पहले बालक प्रेमचंद अवस्था जी में को नहीं बोलने है, दीजिए ना। हाथ में झुंझुना लेके को खिलौना नहीं अरे खेल वो रहे। सवाल ये सारे देखिए, वो सुलझे सवाल हुए मैंने नेता पूछा है। और जब सुलझावा नेता, ठीक है आप सुनिए ना, एक बार प्रेमचंद जी को अपनी सुनिए, बात सुनिए, रखने सुनिए। दीजिए ना राम कदम जी, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। हाँ प्रेमचंद जी। असल समस्या क्या है, पूरी बीजेपी अपोजिशन पार्टी की यूनिटी से घबराई हुई है और इस वजह से ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रही है ताकि ये मैसेज जाए कि अपोजिशन पार्टी में यूनिटी नहीं है, वहाँ टूट फूट हो रहा है। अरे आप करवा रहे हैं तब तो हो रही है। ये तो खुलेआम आप एक तरह से बैंक डकैती कहा शरद पवार जी ने, ठीक कहा, आपने डकैती कर ली, सीधे पकड़ के लाया, मंत्री बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उस पर जांच चल रही है। कल को कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंत्री है, उस पर कोई एजेंसी जांच करेगी जो कल तक कर रही थी एज ए अपोजिशन लीडर। ये सब हास्यास्पद बातें न करें बीजेपी वाले, सिर्फ इतना बता दें। सच्चाई तो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इनके गठबंधन को, पूरी बीजेपी गठबंधन को मात्र 38% वोट मिला था। रेस्ट 62% वोट कहाँ था? जो गैर भाजपा दलों में गया। गैर भाजपा दलों की वही यूनिटी जो हम कर रहे हैं, उस वजह से असल घबराहट है। तो घबराहट में इस तरह के हरकतें होते हैं। बीजेपी कई बार पहले भी कर चुकी है, करेगी, लेकिन इन चीज़ों से और अपोजिशन पार्टी में यूनिटी स्ट्रांग होने जा रही है। हम बेंगलोर में फिर बैठे 17-18 को वहाँ और नए रणनीति बनाएंगे, नए कार्यक्रम को लेकर आएंगे। लेकिन बीजेपी को सत्ता से जाना है, इस घबराहट में आप वो काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करेगा। कदम जी सुन लीजिए ना, लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। कुछ तो लोक लाज होता है राजनीति में, उसको तो मेंटेन करिए। जवाब क्या कर रहे हैं? जवाब लीजिए प्रेमचंद जी, जवाब लीजिए। आप कौन से उस मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की कहानी देख रहे हो? इस देश का संविधान, इस देश का कानून, यदि कोई प्रधानमंत्री है, यदि कोई उससे भी ऊपर के ओहदे पर है, उसकी भी जांच करने के पूरे अधिकार इस कानून व्यवस्था में है। कोई उप मुख्यमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो तो कानून से बच नहीं सकता। तो इसके लिए आपके ज्ञान में यह सुधार की आवश्यकता है, नंबर 1। और नंबर 2,
यहां पे पुनः एक बार दोहराऊंगा, और जो मूल बात है, रूबिका जी ने क्या कहा, यही कहा कि ये सारे सुलझे हुए लोग हैं, कोई बालक नहीं है, इनके हाथ में कोई झुंझुना नहीं है, कोई खिलौना नहीं है कि इनको हाथ पकड़ा और बहला फुसला करके लेकर के गए। ये खुद हो करके आ रहे हैं। जब कोई 25 साल लोगों से चुनकर आने के बाद उसको लगता है कि मैं भाजपा का हाथ थामूं, एक को नहीं 40 से अधिक विधायकों को लगता है, सारे सांसदों को लगता है, इसका क्या कारण है? तो इसके लिए उन्होंने मोदी जी के काम पर, उनके विकास पर उन्होंने प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 2024 में मोदी जी के सिवा इस देश को विकल्प नहीं है। ये मूल बात है। नहीं, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि ये विपक्षी एकता की ताकत जो है ये सब करवा रही है, इस ताकत को देखकर बाकी ताकतें पीछे से काम करने शुरू कर चुकी है और इसीलिए कभी एनसीपी टूटती है तो कभी शिवसेना। राम कदम जी, ये सवाल मेरा वरिष्ठ पत्रकार है हर्षवर्धन जी उनसे है, आप भी जवाब दे दीजिएगा। मैं जवाब दूं रूबिका जी? जी राम कदम जी, हर्षवर्धन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप ही बताइए। आप लोग बौखला गए हैं। देखिए, पटना में जब विपक्ष दलों की बैठक हुई, तो वहीं पर जो पंजाब के और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री आए थे केजरीवाल जी, उनमें किस प्रकार से अनबन हुई बाकी सारे नेताओं के साथ। उन्होंने भोजन तो करा पर पत्रकार परिषद को रुके नहीं, वैसे ही चले गए। तो वहीं पर वो फेल कहानी थी, वहीं पर वो नौटंकी थी। और वहां पर एनसीपी दल भी गया था। एनसीपी दल लौटने के बाद महाराष्ट्र में उनकी क्या, अभी एनसीपी सही दल तो अजीत दादा के पास है, पर बचे उनके शीर्षस्थ नेता, उनके क्या हाल है देश देख रहा है। इसके लिए पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष हार मान चुका है। विपक्ष ने यह स्वीकार किया है कि 2024 में मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। और वही कारण है कि जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो समझते हैं कि हमारे चुनावी क्षेत्र के काम होना जरूरी है, राष्ट्र को आगे लेके जाना जरूरी है, मोदी जी के साथ आना जरूरी है, वो सारे लोग विकास के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं साथ में। नहीं, लेकिन अब जिनको छोड़ करके आ रहे हैं वे लोग अपना चिंतन करने की जगह पे हम पर उंगली उठाए, ये तो सरासर गलत है। तो फिर आपको इन्हें इनवाइट करना क्यों पड़ा, या ये आपके साथ क्यों आए, ये एक सवाल पूछा जा सकता है। आपका तो आंकड़ा पूरा था ना। इनवाइट करना और इनका आना दोनों में अंतर है। ना इनवाइट मैं ले ही नहीं रही हूँ, शब्द इनवाइट नहीं है। सवाल जो है वो ये है कि इन्होंने खटखटाया दरवाजा, आपने खोला क्यों? आप कहते हैं हमारा भरा पूरा कुनबा है, हमें आपके घर की लड़ाई आप जानूं। नहीं, कारण दीजिए, क्यों नहीं खोले? अगर हमारी विचारधारा, हम तो पार्टी है ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। अब हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ से अधिक हमारे कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता है। कोई अगर हमारी दल की विचारधारा, हमारा मफलर पहनना चाहता है, हमारे मोदी जी के काम पर विश्वास दिखाता है, तो हम क्यों नहीं उसका स्वागत करें? बताइए सीमा जी, क्यों नहीं करे? राजनीतिक दल है, करेगा। कल को प्रेमचंद जी या सीमा जी आपका हृदय परिवर्तन हो जाए और आप कहें राम कदम जी हमें आपको ज्वाइन करना है, तो वो क्यों नहीं? 4 दिन पहले आप बोलते हैं कि इन्होंने 70,000, बीजेपी वाले नहीं दे रहे मैम। 4 दिन पहले आप बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है इन्होंने, और आप फिर बड़े खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं, उनको मंत्रालय देते हैं। तो ये बातें क्या किसी को समझ नहीं आती मैम? आप खुद देखिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। हम केवल ये हमारी पार्टी की बात नहीं है मैम। अच्छा सीमा जी, एक लोकतंत्र का जिस तरह से हत्या हो रही है, मैं आपकी ये बात समझ गई कि लोकतंत्र की है, ये लोग हत्या कर रहे हैं, ये सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रेशर जो है आप पर जबरदस्ती का लगाया जा रहा है। लेकिन अजीत पवार के बारे में कुछ बताइए ना हमको। उन्होंने आप लोगों को धोखा दे दिया, वो धोखेबाज थे। मैं उनके बारे में केवल देखिए ये बात तो कहने की बात तो ये है नहीं, ये तो दिखाई पड़ रहा है जो भी है। और आप देखिए जो ये कि इंडिया है, यहाँ पर इस तरह से किसी भी पिता को इस तरह से रिटायर कर देना ज़बरदस्ती, इन चीज़ों को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अभी जनता में जाना है उनको। और आप देखिए जो 40 MLA बता रहे हैं, पहले तो है नहीं 40, कि वो उनको आप कितने को अगली बार कितनों को टिकट मिलता है। और अगर वो ये बात उनको समझनी चाहिए कि एक शॉर्ट पॉलिटिकल गेन के लिए जो उन्होंने ये किया है, और जब वो इलेक्शन में आएंगे, जब जनता के बीच में आएंगे, तो उनके सामने माननीय जो भी कैंडिडेट होगा उसके पीछे माननीय शरद पवार जी खड़े हुए। तो आप अंडर एस्टिमेट तो करिए मत।
मतलब इन चीजों को, और इन चीजों को भी ओके, सीमा जी। प्रैक्टिकली इन लोगों को हर्षवर्धन जी, सोचना सुना पड़ेगा। आपने? अभी हाँ, क्या होगा, एक अभी सेकंड। देखिए 2 दिन के बाद क्या होगा वहाँ पर। अभी चीफ 2 मिनिस्टर के दिन और चीफ का मिनिस्टर वक्त बहुत दे दिनों सीमा से मलिक। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, वो हर्षवर्धन कब जी। बनेंगे मुझे पता नहीं। हाँ, मैं ये सवाल पूछती हूँ राम कदम जी से। किशोर जी, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार सारी हर्षवर्धन कहानी त्रिपाठी चीफ भी यहाँ पे मिनिस्टर जुड़े से हुए शुरू हुई हैं। थी ये पूरी हर्षवर्धन जी, क्या 5 साल एनालिसिस पहले। है आपका? यहाँ पर चाहे वो प्रेमचंद जी हो, सीमा मलिक हो या किशोर तिवारी हो, वो ये कह रहे हैं कि ये करप्शन के चार्जेस, इसके ऊपर बाकी सारी सरकारी एजेंसियों का हथौड़ा, और इसीलिए पार्टी को तोड़ा। नहीं रुबिका जी, अगर सारे लोग ये कह कि भ्रष्टाचारी है अजीत जरूरत पवार से नहीं है लेकर मैडम। जितने लोग आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही थी, अगर ये लोग भी कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर देश चाहेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कानून अपना काम करे, एजेंसियां जो भी हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ने अभी बड़ी एक रोचक बात कही, और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया। ऐसे कैसे कल तक विपक्ष में थे, आज बुलाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया? तो मुझे जहां तक ध्यान में है, प्रेमचंद जी शायद बिहार से हैं, वहां ऐसे ही तो हुआ था ना। नीतीश जी ने, नेता विपक्ष थे तेजस्वी जी, उनको बुला के उप मुख्यमंत्री बना दिया था। कुछ ऐसे ही था, राजभवन चले गए थे वो। और मैं तो ये मानता हूं, एक पत्रकार के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर, कि सभी पार्टियों को मिलकर तय करना चाहिए कि कोई भी विधायक अगर जिस चुनाव चिन्ह से लड़ा है दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको फिर से चुनाव लड़कर आना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में अभी जो कुछ हो रहा है, इस मामले में ये लागू इसलिए नहीं होता कि ये एनसीपी के भीतर की टूट है। इनमें से किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की है अभी तक, और अगर वो नहीं ला पाएंगे विधायक तो अयोग्य हो जाएंगे, 2/3 नहीं होंगे। तो कानून जो है वो अपना काम करने दीजिए। इसमें ये बात कहां से आ जाती है कि कौन किसको क्या तोड़ ले रहा है या पीछे कौन खड़ा है? प्रेमचंद जी, जवाब दीजिए। नहीं, सिंपल जवाब है। इन्होंने बिहार का उदाहरण दिया। बिहार में ऐसा नहीं हुआ था, थोड़ा सुधार कर लीजिए अपनी जानकारी में। बिहार में तो पूरी पार्टी आरजेडी, पूरी पार्टी जेडीयू, कांग्रेस पार्टी, सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसमें 164 विधायक का समर्थन था। उस आधार पर सरकार का विस्तार हुआ, मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। अपोजिशन लीडर करके किसी को बुला के सीधे बीच सरकार चल रही है और बीच में ओथ करा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, इस चीज़ को मानिए। ये गलत परंपरा है, राजनीति को बिल्कुल विषाक्त करने की कोशिशें हो रही है। इस तरह से खुलेआम खुला खेल फर्रुखाबादी जो कहते हैं वो हो रहा है। ये इन चीज़ों से बचना चाहिए। लोक लाज होता है, हम पब्लिक लाइफ के लोग हैं। अरे लोग क्या कहेंगे, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। अरे जनता पर भरोसा क्यों नहीं है आपको? आप कह रहे इतनी बड़ी पार्टी है, आपने 9 साल बहुत बड़ा काम किया। काम क्या किया? टमाटर 150 रुपये किलो बिक रहा है, ये काम किया। दाल, रसोई गैस सबकी कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, ये काम किया आपने। लोगों के रोजगार देखिए छीन, ये प्रेमचंद काम जी, किया आपने। क्योंकि आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है। प्रेमचंद जी, एक मिनट पूरा कर दीजिए ना। तो 1 सेकंड मुझे प्रेमचंद पूरा जी, कर राम दीजिए। कदम जी, एक बार अरे, उनको 10 सेकंड पूरा बोलने करने दीजिए दीजिए। प्रभु। हाँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। हाँ प्रेमचंद जी, मूलभूत समस्या है इस सरकार की विफलता, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर। अरे पर प्रेमचंद जी, यहाँ इस महंगाई समस्या और के रोजगार पास पर इनका थोड़ी कोई इन अजीत समस्याओं पवार का ने जवाब नहीं है। पार्टी को ये तोड़ा क्या है। करेंगे? आप उस मुद्दे मैं को क्या अभी, कह रहा हूं? मैं मैं कह जो रही कह रहा हूँ, समझा करिए अगर ना। परिवार टूटा है, सर ये तो मुद्दा है ही ना। इस पर तो आप चुनाव लड़िएगा, आप विपक्ष हैं और आपको महंगाई का इशू इन सबके सामने रखना होगा और इनसे सवाल पूछने होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी मैं कह रही हूँ परिवार टूटा है, आप लोग इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे परिवार टूटा है, बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। सूरज उगा है, बीजेपी जिम्मेदार है। सूरज अस्त हुआ है, बीजेपी जिम्मेदार है। आज बारिश हुई है, बीजेपी जिम्मेदार है। आज सूखा पड़ गया, बीजेपी जिम्मेदार है। ठीक है, आप जितने उपलब्धियां बता रहे हैं बीजेपी की, वो आपको मुबारक हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन तमाम ज्वलंत विफलताओं से अपने आप को ढकने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह का हरकत करते हैं। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, विपक्षी दलों की एकता से इनका पूरा अंकगणित खत्म हो गया। इनको संभावित हार अभी से दिख रही है। ओके, करेंगे क्या? तोड़फोड़ राम करेंगे? कदम जी, आप कोशिश करेंगे, आप जवाब की दीजिएगा, एकता, लेकिन कुछ उससे unity पहले में, कुछ किशोर जी भी बदलाव एक है। सवाल ऐड कर लेते हैं, तो फिर मैं आप इन दोनों का सवाल आपसे पूछ लूंगी। ठीक है किशोर जी, 30 सेकंड सर, सवाल पूछ लीजिए राम कदम जी से। नहीं, मैं राम कदम जी बड़े गंभीर नेता है, इसलिए पूछता हूँ क्योंकि तो सर वो गंभीर नहीं होते तब भी आपका सवाल तो सुन ही लेते हैं।
नहीं, बहुत सारे लोग तो बिहाफ पे भी बोलते हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोलूँगा कि देखिए कि रूबिका जी अभी कैसा है कि पुरानी टूट थी वो तो स्पॉन्सर्ड टूट थी, ये भी टूट है वो स्पॉन्सर्ड टूट है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट शरद पवार जी के कहने के हिसाब से उनकी 3 महीने से मीटिंग हो रही थी। इसके पहले भी उनकी 22 में भी मीटिंग 5-10 हुई थी। इसका मतलब ये बीजेपी बहुत दिन से चाहती थी, लेकिन आज क्या हुआ कि 4 लोग कम पड़ गए हैं। तो मैं राम कदम जी को पूछता हूँ कि पिछले वक्त तो 50 करोड़ का रेट निकला था, इस वक्त क्या रेट था ये मुझे मालूम नहीं। एक दूसरा, ये 4 लोग कहाँ से लाने वाले? सर वो आप पता नहीं कहाँ चले गए, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करती हूँ। आप गंभीर नेता से ऐसा इतना गंभीर आपने प्रश्न पूछ लिया है। राम कदम जी जवाब दीजिए, बकायदा रेट कार्ड ले आए वो तो। कैसा है, जब उनके साथ उनके विधायक सांसद थे तब वो सारे ईमानदार थे, पर उन्होंने किसी विचारधारा को लेकर के जब पूरी तरह से अलग हुए तो वो सारे करप्ट हुए, खोखेबाज हो गए। ये उद्धव गुट का ये अपना निजी मामला, निजी उनका ये वक्तव्य है, इनका निजी उनकी वैसी विचारधारा होगी, उससे हम कोई मायना नहीं रखते। पूरी तरह से उद्धव गुट बौखला गया है कि ये राष्ट्रवादी के टूट के बाद उद्धव ठाकरे गुट तो 90% टूट ही चुका है, और बचे हुए 10% लोग हैं, उसमें से भी कई सारे लोग, क्योंकि मुंबई में भी अभी पार्षद लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के गुट में जाना आरंभ कर दिया, तो इनके पास कुछ नहीं बचा। ये अंत में घुमा फिरा करके नहीं, मेरा जवाब चाहिए। कितने खोके, इतने खोके, ये ईडी सीबीआई, ये 2-3 घुमा फिरा करके इन दलीलों के बगैर इनके पास कोई दलील नहीं। आपके पास कोई आरोप नहीं है, कोई बेस नहीं है, इसीलिए आप इस तरीके के अनर्गल बयानात दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। राम कदम जी ये कह रहे हैं आपको। देखो, मैंने गंभीरता से गंभीर कहा ना उनको, मैंने तो इसीलिए कहा मैंने कि वो इतने गंभीर आदमी हैं, तो कम से कम जवाब गंभीरता से देंगे कि हमारे वक्त 50 करोड़ से विधायक खरीदे थे, अब ये विधायकों का क्या रेट निकला है, और 4 विधायक कम है, तो 4 विधायक कहाँ से लाएंगे? वो मैं पूछ रहा था कि, और इलेक्शन कमीशन क्या क्या करेगा ये भी पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि 4 घंटे में इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हो जाता है। 30 जून को तो पार्टी नहीं छोड़ी थी और शरद पवार को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ऐसा लेटर प्रेजेंट करते। राम कदम दुनिया देख रही है, आप है ना, सबको मत समझो, अभी आपको अपनी जगह बताएंगे। हाँ, आप किशोर जी, तुम्हारी बातें ये दर्शाती है तुम भयभीत हो चुके हो, बौखला गए हो, डर गए हो। पूरा पता चल गया है कि 24 में ही मोदी जी आएंगे। अब उद्धव ठाकरे का दुकान पूरी तरह से, दल का दुकान पूरी तरह से बंद हो गया है, और इस कारण ये राम कदम जी एक सेकंड, किशोर तिवारी जी एक तो ये बताइए, एक सेकंड मुझे ये बताइए, ये 50 करोड़ का आंकड़ा कहाँ आया? इतना गंभीरता से आपने पूछ लिया है भैया, ये तो बड़ी खबर है ना, इस खबर का थोड़ा सोर्स मुझे बता दीजिए, कोई फोटो मुझे दे दीजिए, किसी तरह का कोई लिखित कोई कहीं कुछ तो होगा ना, मुझे दीजिए तब मैं खबर चलाऊं ना सर। आप ऐसे हाहाकारी होके आपने 50 करोड़ तो जोड़ दिया, लेकिन कहां से आया, किसने दिया, कैसे पता? मैडम, पूरे महाराष्ट्र में एक ही स्लोगन है, हाँ, 50 खोके एकदम ओके। मैं अभी बता रहा हूँ, 50 खोके एकदम ओके। हाँ, तो ये खोका बोले तो एक होता है। हाँ, अब अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रूबिका, मैं मेरा सोर्स बताता हूँ। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए आदमी ने मुझे कहा, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सर सुनिए, कि आप गलत बताते हो, 50 करोड़ से नहीं हुआ, ये 100 करोड़ दिए गए एक एमएलए को, और मेरे कई दोस्त एमएलए हैं, उन्होंने कबूल किया है। हाँ, उन्होंने कबूल किया है। तिवारी जी आप मुझे बहुत पसंद है, इतने शानदार प्रवक्ता हैं, ऐसी बातें मत कीजिए, पुलिस आपको उठाकर ले जाएगी और कहेगी भाई आपके पास रिश्वत लेते हुए विधायकों के नाम पते सब हैं और आप हमें बता नहीं रहे थे, आप भ्रष्टाचार होते हुए देख रहे थे। अरे सर, बयानबाजी के लिए ऐसी बातें ना करें कि मुझे आप अगले 4-5 शोज के लिए मिल ही ना पाए। रुक जाइए सर, बहुत गंभीरता से मैं कह रही हूँ। अब एक सेकंड रुकिए सर, बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार ने कल दिल्ली में बैठक बुलाई है, शरद पवार के आवास पर यह बैठक है और दोपहर 3 बजे
कार्य समिति की बैठक होने वाली है दिल्ली में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इससे पहले की खबर ये थी कि चुनाव आयोग के पास अजीत पवार की चिट्ठी पहुंच चुकी है जिसमें उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब ऐसे में ये कल की जो बैठक है शरद पवार के निवास पर दिल्ली में कार्य समिति की, अभी मामला रुका नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। अब दो फटाफट से मैं आपके सामने मेरे दर्शकों के सवाल रख लेना चाहती हूँ। मैं दर्शकों के साथ साथ जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनको बता देना चाहती हूँ कि दहाड़ में एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है कि जो जनता हमें देख रही होती है उनमें से एक लाइव हमसे एक सवाल पूछता है और वो सवाल आपके लिए होता है। जनता का सवाल है, सभी पार्टियों, और ये मीनू लूथरा का सवाल है, वो कह रहे हैं सभी पार्टियों में विभाजन होने लगा है जब 2024 का चुनाव करीब है, ऐसे में क्या आप लोगों पर भरोसा करके वोट दिया जा सकता है? सीमा जी, आप ही की नई पार्टी टूटी है, आप जवाब दीजिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये बोलूँगी। और ये सवाल तो शायद हर सबके मन में ही होगा। जिस तरह से आज ये जो परंपरा पड़ी है नई हमारे देश में, शायद हर आदमी ये बात ये इन्हीं का प्रश्न नहीं है, कोई किसी के मन में भी ये प्रश्न आएगा। और जो ये परंपरा पड़ी हो तो मैं कह ही रही हूँ कि शायद बहुत गलत है और लोकतंत्र के लिए तो इसी को बोला जाता है कि क्या किस तरह से लोकतंत्र को एक लोकतांत्रिक पार्टी अपने को कहते हैं। और ये जो परंपरा पड़ी है जो शिवसेना के साथ हुआ, रिसेंटली हमारे साथ हुआ, और आप इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है, लेकिन आप ही के पार्टी के अजीत पवार ये कह रहे हैं कि परिवारवाद, मेरी क्या गलती थी कि मैं आपके परिवार में पैदा नहीं हुआ? वो आप लोकतंत्र का जिक्र कर रही हैं, वो परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। ये परिवारवाद जो है ये हर जगह है। परिवारवाद जो है ये एक परिवारवाद के ऊपर बहुत डिबेट्स हुए हैं और बहुत चीजें हुई हैं। हमारे पास हुए, हम सुधरे नहीं है ना, ये तो परेशानी है मैम, वक्त की कमी है। एक पार्टी की बात नहीं, और अगर हम परिवारवादी पार्टी, किशोर तिवारी जी, सीमा मलिक जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने कहा, पिक्चर तो अभी बाकी है।